चुपचाप से सुनते जाइए, कोई डाउट अभी फिलहाल मत पूछो, बिकॉज आई एम नॉट लुकिंग एट द चैट विंडो। तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो और सिर्फ उतना ही करो, है ना। जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग। कैसा एग्जाम हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें साइड करके मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, इफ यू एक्चुअली वांट टू एक्सेल इन सब्सिक्वेंट एग्जाम्स एंड फाइनली इन जे। तो उस टेस्ट नोटबुक में आपको क्या करना है। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर क्या मैं उसमें सारे क्वेश्चंस और सारे सॉल्यूशन लिखूं। बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको ये करना है कि वंस यू हैव चेक्ड योर सॉल्यूशंस, है ना, एंड योर आंसर की, फिर अब आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो उसका एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि यार कौन कौन सी मिस्टेक्स मैंने की। ठीक है, आपको अपनी मिस्टेक्स उस डेट डाल दो। फॉर एग्जाम्पल 21 फरवरी टेस्ट नंबर 1 या पेपर नंबर 1, एग्जाम 1 का पेपर 1, 21 फरवरी एग्जाम 1 पेपर 2, है ना। और उसमें आपको अपनी मिस्टेक्स लिखनी है। मिस्टेक्स यानी कि 3 या 4 तरह की मिस्टेक्स करते हैं मोस्टली बच्चे। कुछ बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो लिखिए किस तरह की सिली मिस्टेक्स आपने करी। क्या आपने क्वेश्चन ही ठीक से नहीं पढ़ा, क्या ऐसा हुआ क्या? या फिर ऐसा हुआ कि क्वेश्चन तो ठीक से पढ़ा लेकिन कैलकुलेशन में अपन ने जल्दबाजी में गलती कर दी, कि लेट्स सपोज 3 2 8 लिख दिया, या कुछ भी और किसी भी तरह की गलती करी। दूसरा होता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मतलब कि हमें कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ थी, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंटली लिखना है, सब्जेक्ट वाइज लिखना है। कि मैथ्स का जब पेपर मैंने सॉल्व किया पेपर 1, तो मैंने ये कंसेप्चुअल मिस्टेक्स करी। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का मैंने इसको इवन होना चाहिए था लेकिन मैंने ऑड लिख दिया, बिकॉज मेरा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं था, या मैंने इनवर्स इसका गलत तरीके से निकाला। वट एवर द कंसेप्चुअल मिस्टेक्स इज, वो आप वहां पर नोट डाउन करो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने ये गलती करी। ठीक है, और ये आपको सब्जेक्ट वाइज करना है कि फिजिक्स में आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, केमिस्ट्री में क्या मिस्टेक्स हैं, मैथ्स में क्या मिस्टेक है। अभी तक 2 तरह की मिस्टेक की बात करी हमने। वन इज सिली मिस्टेक, अनदर इज कंसेप्चुअल मिस्टेक, एंड थर्ड वन इज पेपर अटेम्प्टिंग मिस्टेक। यानी कि आपने कोई सिली मिस्टेक भी करी या नहीं करी, कंसेप्चुअल मिस्टेक करी या नहीं करी, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अगर आपका गड़बड़ था, तो वो मिस्टेक भी आप लिखो। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मैथ्स में बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल की बात करो, आपको करीब करीब 1 1 घंटा देना है 3 में, तो वो आप नोट डाउन कीजिए। या फिर आपने कुछ क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, या कुछ क्वेश्चन को बहुत ज्यादा फटाफट से करने की कोशिश करी जिस वजह से गलती हो गई। या फिर आपने जहां नेगेटिव मार्किंग आपने देखा ही नहीं, पेपर के इंस्ट्रक्शंस ही नहीं पढ़े, और जहां नेगेटिव मार्किंग थी वहां पर भी गैस लगा दिया, या जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी वहां पर भी तुक्का नहीं लगाया, वो भी गलती है। ठीक है, तो इस तरह की पेपर को अटेम्प्ट करने की जो गलतियां हैं, वो आपको वहां पर सारी नोट डाउन करनी है। और इस तरह से आपका एक पूरा पेपर का एनालिसिस आपके साथ में आ जाएगा। एंड दैट शुड बी ओनली इन योर लैंग्वेज इन द सेंस देसी भाषा में, उसको किसी फॉर्मल भाषा में लिखने की जरूरत नहीं है, कि अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, ये 3 नोटबुक आपकी हमेशा रेडी रहनी चाहिए। इसका फायदा ये होगा, अगली बार जब आप टेस्ट पेपर देने जाओगे, अभी तो कहानी चालू हुई है यार आपकी 12th की, अभी तो बहुत सारे टेस्ट पेपर देने हैं, और धीरे धीरे अपन इम्प्रूवमेंट करके अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ में बदलते जाएंगे। अपना पर्पस यही है कि मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना है, वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, और अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये पर्पस तभी सॉल्व होगा जब आप ये अपनी टेस्ट डायरी भी साथ साथ में टेस्ट नोटबुक बनाते रहेंगे। हर टेस्ट का अपना एनालिसिस उसमें लिखना है। और अगली बार जब भी आपका टेस्ट होगा, तो उससे पहले संडे को अगर जब भी टेस्ट होगा आपका, लेट्स सपोज 14 मार्च को टेस्ट है, तो 13 मार्च को आपको ये पूरी डायरी जो आपका पिछला टेस्ट का एनालिसिस था पूरा पढ़ लेना है। उसका फायदा ये होगा कि अपना जो ब्रेन होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस है, वो ब्रेन आपका सबकॉन्शियसली एफर्ट करेगा अपने आप ही कि आप वो वाली गलतियां रिपीट नहीं करो। और अपना पर्पस ही ये है कि हमें अपनी पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है। नई गलतियां करेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैं बहुत साफ साफ आपसे कह रहा हूँ, गलतियां करने में कोई टेंशन नहीं है, आप बिंदास गलतियां करो। इस बार आपने गलती करी है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज टू लर्न फ्रॉम देम एंड नॉट टू रिपीट देम। अगली बार फिर से कोई नई गलती कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुरानी गलती जो आपने कर ली है उसको अगर आप दोबारा रिपीट कर रहे हो, ये बिल्कुल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। फिर आप मान के चलो कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। नई गलतियां करने में दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपको अभी क्या क्या करना है। दूसरी बात ये है कि नेक्स्ट पार्ट इज कि सर हम कई बच्चों का है कि सर हमने पेपर में जितना कर सकते थे, है ना, मतलब मोस्टली बच्चों का मेरे को क्या बोलना है कि सर हमसे
हमको क्लास में समझ में आ जा रहा है सर, हम घर पे होमवर्क भी कर ले रहे हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन, इसका क्या करना है? बहुत सारे बच्चों की मेरे पास क्वेरी आई है। तो इसका जो क्वेरी है उसका मैं बहुत बढ़िया आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। दी ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप पेन पेपर छोड़ दो, आप चैटिंग छोड़ दो, कुछ भी लिखना बंद कर दो और ध्यान से मेरी बात सुनो। इनफैक्ट मैं आपको इसको लिख के समझाऊंगा तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है। कि सर मेरे एग्जाम में तो घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं, क्लास में समझ में आता है लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। या फिर और भी इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं कि सर मैंने फिजिक्स में इतना ज्यादा टाइम दे दिया कि फाइनली मेरे पास मैथ्स के लिए कम टाइम बचा, जिस वजह से कुछ इजी क्वेश्चन जो मेरे थे वो भी मुझसे छूट गए। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं उन क्वेश्चंस को कर लेता या कर लेती, है ना। या फिर सर जल्दबाजी में मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या फिर सर मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत हो गई, है ना, जबकि मेरी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ सकते थे। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब का सोल्यूशन अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि आपको करना क्या चाहिए इस तरह के केस में। और आप वेट कीजिए, एक काम करता हूँ मैं पहले अपना हैंडआउट आपके साथ में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो डिस्कस करता हूँ। बिफोर हैंडआउट ऑफ कोर्स आई विल शेयर दिस स्ट्रेटेजी विद यू, बट मीनवाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि शेयर करना आसान रहेगा। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। I'll be sharing that document जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से डिस्कस करें। Just wait for a few moments and then we'll discuss further. ओके, अब मुझे बताइए कि कितने बच्चों को ये पेज दिख रहा है। परफेक्ट, ठीक है। अब पेन पेपर छोड़ दो, ठीक है, थैंक यू। अब नोट डाउन, राइट डाउन, चैटिंग वेटिंग सब छोड़ दो। अब मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ विच इज फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी, जिससे हम हर साल हमारे अच्छे अच्छे बच्चे रिजल्ट निकाल के लाते हैं। और हमारे जो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट का, जिनके अंदर बहुत स्कोप होता है, वो धीरे 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 अगर स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेके आते हैं। दिस इज अ फुल प्रूवन टेस्टेड स्ट्रेटेजी। इसको फॉलो करने में थोड़े एफर्ट ज्यादा लगेंगे, लेकिन अगर आपने कंसिस्टेंटली इसको 2 महीने तक लगातार फॉलो कर लिया, मान के चलिए अगले 8 महीने तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। और फाइनली जेई में यू विल सी सो मच ऑफ इम्प्रूवमेंट कि यार मैं कहाँ क्या परफॉर्म करता था और अब कितना करने लग गया। ठीक है, उससे पहले चलिए एक छोटा सा पोल लेते हैं कि आपके आपने आंसर की मैच कर ली होगी, आपके मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं। वो मुझे आपसे एक प्रैक्टिकल पोल चाहिए, बिकॉज दैट डेटा वुड बी इम्पोर्टेंट टू मेक यू रियलाइज कि किस तरह का अपने को काम करना पड़ेगा अभी।
ओके, एक क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आपका इस बार का जो पेपर हुआ है उसमें टोटल आपके कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आ रहे हैं, वो आप मेरे से शेयर करो और एकदम ऑनेस्टली शेयर करो। जितना ऑनेस्टली आप शेयर करोगे उतना ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगा कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, बिंदास। आई विल नॉट बी शेयरिंग दिस विद एनीवन, सो यू नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड देन वील डिस्कस। आई रियली अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। बहुत सारे बच्चे ऑनेस्टली जवाब देते जा रहे हैं। दैट्स रियली गुड। Okay, I hope each and every one of you has given the result। तो अब रिजल्ट की बात यह है कि करीब 50% बच्चे ऐसे हैं बिलो 30% जिन्होंने बोला है कि सर हमारे 0 से 30 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। एंड जस्ट मोमेंट, अराउंड 25% बच्चे ऐसे हैं जो 30 टू 50% की रेंज में है। So 75% students are below 50%। ठीक है, अब वो कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल जो अपना टेस्ट हुआ है उसमें करीब 75% बच्चे ऐसे हैं जो बिलो 50% पे है। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि कैसे इम्प्रूवमेंट करना है, उसकी बात मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अपन पेपर को अटेम्प्ट करने की जो स्ट्रेटेजी है उसको बोलते हैं 2 राउंड स्ट्रेटेजी, जिसमें हम FLT स्ट्रेटेजी बोलेंगे। क्या मतलब, ध्यान से देखो। सबसे पहला काम, अब आप बहुत ध्यान से समझना कि एवर 75% होना जरूरी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सारे डाउट्स को बोल दीजिए। आइडियल स्कोर क्या है? कोई आइडियल स्कोर नहीं होता है। इट शुड बी ओनली योर बेस्ट पोटेंशियल कमिंग फॉरवर्ड। अगर आपको लगता है मैंने जो कुछ भी मेरे को आता था सब कुछ अच्छे से कर दिया है, दैट इज योर आइडियल स्कोर। और आपको लगता है कि नहीं, मेरा स्कोर कितना भी हो, मुझे और बेटर मैं कर सकता था, देन मेक श्योर इट इज नॉट योर आइडियल स्कोर। खैर, अपन काम की बात पे आते हैं। तो अब आपको करना ये है कि कोई भी एग्जाम है, चाहे जेई मेंस का हो, एडवांस का हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, जब आप एक बार एक सिटिंग में बैठ गए, लेट्स सपोज पेपर 1 के लिए आप बैठे हो, 3 घंटे का पेपर है, तो आपको उस पर्टिकुलर पूरे पेपर को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। राउंड 1 में आपको क्या करना है? ओनली इजी क्वेश्चंस। क्या मतलब है कि लेट्स सपोज आप क्वेश्चन नंबर, अच्छा इधर एफ एल टी, ये भी बताऊंगा क्या है। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन नंबर 1 चालू किया, हो गया। लेट्स सपोज 2 किया, 2-3 मिनट में हो गया। 3 किया, 2-3 मिनट में हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आया अचानक से, ठीक है, जिसमें एक फॉर्मूला कुछ था जो आपको याद नहीं आ रहा। आपको याद नहीं आ रहा है, मॉड्यूलस लगता है कि नहीं लगता है, अंडर रूट था या नहीं था, प्लस था या माइनस था, कुछ तो आपको फॉर्मूले में हल्का सा कंफ्यूजन है। अब अपन करते क्या है, जबरदस्ती वहीं पर लगे रहते हैं कि यार याद कैसे नहीं आएगा, याद कैसे नहीं आएगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको करके रहूंगा। उस चक्कर में दिमाग खराब होता है, फॉर्मूला याद नहीं आता, और उस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना बर्बाद हो जाता है, चाहे वो इजी क्वेश्चन ही क्यों ना, बिकॉज माइंड अपना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। ठीक है, मान लो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इस तरह का आ गया और आपको फॉर्मूले में कंफ्यूजन है, तो आप डालोगे क्वेश्चन नंबर 4 या एफ के नीचे 4 डालोगे और छोड़ दोगे उस क्वेश्चन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 किया, 6 किया, हो गया। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा आया जो आपको लगता है कि यार ये तो जिस तरीके से मैं करने वाला हूँ उसको, बहुत लेंदी अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है। उस मोमेंट पर उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपको वहीं की वहीं उस क्वेश्चन को छोड़ना है।
लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 9 वाज लेंदी, तो एल के नीचे 9 लिख के आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। ये एफएलटी आपको अपनी रफ शीट में एक लिखते जाना है। समझ में आ रही है कहानी? फिर क्वेश्चन नंबर 10 करा, 11 किया, 12 क्वेश्चन ऐसा आया जो आपको देखते ही लग रहा है कि अरे तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। चाहे वो ऐसे टॉपिक का ही क्यों ना हो जो आपने बहुत अच्छे से कमांड कर रखा हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, जबरदस्ती उस क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको उसको टी के अंदर डाल देना है। लेट्स सपोज दिस वाज क्वेश्चन नंबर 11, तो टी के अंदर आपको 11 डाल के आगे बढ़ना है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओ, सो द आइडिया इज कि आपको सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन छांटने हैं, ऐसे क्वेश्चन छांटने हैं जिसमें आपको पता है कि आप 2 से 3 मिनट में आराम से कर सकते हो, दैट यू आर वेरी श्योर अबाउट इट। ठीक है, एफ मतलब है फॉर्मूला, कंफ्यूजन। एल मतलब है लेंदी क्वेश्चन, और टी मतलब है टफ क्वेश्चन, मतलब अपने को समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो कोई भी एग्जाम हो, यही 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें पंगा होता है। या तो आपको फॉर्मूले में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, या तो क्वेश्चन लेंदी जा रहा होगा, या तो क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। 3 ही पॉसिबिलिटी है। तो आपको ये करना है कि बिंदास दिल खोल के इस तरह के क्वेश्चंस को छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं, जो आप एकदम श्योर शॉर्ट हो कि 2 से 3 मिनट में कर सकते हो, सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। लेट्स सपोज फिर से क्वेश्चन नंबर 13 में कंफ्यूजन हुआ कि वो फॉर्मूला नहीं आ रहा उसका याद। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 22 में भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा अपने को। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 34 है, जिसका जो मुझे लग रहा है बहुत लेंदी है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 19 है जो मुझे टफ लग रहा है। लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 25 है जो मुझे टफ लग रहा है। तो एफएलटी की आप टेबल बनाते जाओ अपनी तरफ से, और बिंदास टफ क्वेश्चंस को छोड़ते जाओ, लेंदी को छोड़ते जाओ, और फॉर्मूला वाले जिसमें कंफ्यूजन है छोड़ते जाओ। फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ, कि जब आप पूरा राउंड लगा दोगे ना, तो 3 घंटे में आपको पूरा एक पेपर करना था, लेकिन अब करीब करीब 50% टाइम में आपने 50% क्वेश्चन छोड़ दिए। यानी आपने 50% टाइम में कम से कम 50% क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर लिए। मानते हो बात? कम से कम 50% को अटेम्प्ट कर लिया, यानी कि 50% टाइम में ही आपने कट ऑफ क्लियर कर ली। और ये वो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं जिनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बिकॉज सिर्फ वही सवाल किए हैं जिन सवालों में आपको श्योरिटी। तो आप केयरफुली देखो और बिंदास छोड़ते जा रहे हो। आपने 10 में से 5 ही क्वेश्चन किए, 5 छोड़ दिए, है ना? और जरूरी नहीं है आप 50% करो, सबका अपना अपना है। कोई 40% भी कर सकता है इतने टाइम में, कोई 60% भी कर सकता है, लेकिन मेरा मानना है 50% कर लेने चाहिए सवाल, बाकी के सारे छोड़ देने चाहिए। फायदा हुआ 50% मार्क्स आप लेके आ गए शुरुआत के 50% टाइम में। अभी तो 1.5 घंटा बाकी है। अब हम पता है कौन से क्वेश्चन करेंगे? अब हम करेंगे एफ वाले क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस पे आएंगे जिनमें फॉर्मूले में कंफ्यूजन था। बेसिक ब्रेन की, ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी ये बोलती है कि अगर आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, एग्जाम में प्रेशर होता है, तो हमें भूलने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है। लेकिन जब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, ब्रेन रिलैक्स है कि यार मैंने कट ऑफ तो क्लियर कर ली है। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जितने भी क्वेश्चन आपने फॉर्मूला वाले छोड़े थे, शायद 2 या 3 का फॉर्मूला अब आपको याद आ जाए, बिकॉज ब्रेन अपना रिलैक्स है। याद आ जाता है तो उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है। फिर हमने अब नेक्स्ट राउंड आना है, नेक्स्ट बात क्या करनी है, एल टाइप के क्वेश्चन, लेंदी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। पहले हमने क्वेश्चन इसलिए छोड़े थे कि कहीं यार इतना ज्यादा टाइम इन पर नहीं चला जाए कि क्या पता अपना जो इजी क्वेश्चन है वो छूट जाए। इजी क्वेश्चन तो अपन पहले ही सारे कर चुके हैं, अब तो जितना भी टाइम है लेंदी के लिए देना है। एंड इट इज ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट कि अगर पहले 10 क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे थे, लेंदी अप्रोच दिमाग में आ रही थी, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि 2 या 3 क्वेश्चन की अब कोई शॉर्टर अप्रोच दिमाग में आ जाए, बिकॉज अपना ब्रेन क्या हो चुका है। तो अब आपको ये सारे लेंदी वाले क्वेश्चन खत्म कर लेने हैं। अब भी अगर टाइम बचता है तो ही आपको टफ क्वेश्चन पर नजर डालनी है, अदरवाइज उस पर नजर नहीं डालनी है। एंड दैट वे वी कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। और टफ क्वेश्चन पे भी सिर्फ और सिर्फ ये टफ वाले क्वेश्चन ही है जो अपनी नेगेटिव मार्किंग कराएंगे। इनको अपन डायरेक्ट मेथड की बजाय केटीएनएच अप्रोच जरूर सोचेंगे। सोचेंगे भले ही मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं पता, लेकिन क्या ये किसी शॉर्ट ट्रिक से, किसी स्मार्टर मेथड से हो सकता है क्या? इस तरह का दिमाग लगाएंगे तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसे 10 टफ क्वेश्चन हो तो आपको कम से कम एक का तो कोई शॉर्टर अप्रोच मिल जाएगी, और उस सिर्फ एक को करके बाकी सारी मोह माया से दूर होके अपन इस तरह से इस पूरे पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। सोचो करीब 40% मार्क्स तो अपन ने शुरू के हाफ
टाइम में ही ले आए थे शुरू के 1.5 घंटे में, बिकॉज सिर्फ इजी क्वेश्चन छांट लिए थे, एक भी इजी क्वेश्चन छूटा नहीं। और बाकी के ये जो अपने फॉर्मूला वाले लेंदी वाले टफ टाइप के क्वेश्चन थे, इनको अगर एडअप कर दें तो 60% मार्क्स ओवरऑल आपके पेपर में कहीं भी नहीं जा रहे, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो, क्योंकि कोई भी पेपर क्यों ना हो उसमें 30% से ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन मार्क्स हमारे कम इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका ही गलत होता है, हम तुक्के मार देते हैं, हम किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं। और अगर वही की वही अगर हम एक स्ट्रेटेजी के साथ अपना पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो हम बहुत आराम से 60% मार्क्स को बहुत प्यार से ला सकते हैं। बाकी की अपनी उसकी एक्स्ट्रा मेहनत पे डिपेंड करेगा कि हमने कितनी ज्यादा मेहनत करी है। एटलीस्ट हम इस बात के लिए सेटिस्फाइड फील करेंगे कि यार हमारे से घर पे क्वेश्चन होते हैं तो हम एग्जाम में भी तो परफॉर्म करके दिखाएं, वो सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर है। दिस इज वन ऑफ द वेरी प्रोडक्टिव, वेरी प्रूवन मेथड, लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए आपको इस तरह की प्रैक्टिस घर पर भी करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एग्जाम में जाके कोई जादू नहीं होने वाला। घर पे कभी भी 30 क्वेश्चन करते हो, इसी स्ट्रेटेजी से करो, 2 राउंड मेथड। पहले राउंड में सिर्फ इजी क्वेश्चन छांट के करो, और दूसरे राउंड में जो बाकी के क्वेश्चन बच गए उनको अटेम्प्ट करो, बिना आंसर की देखे घर पे सॉल्व करो। तो फिर एग्जाम में भी आपको इस चीज की प्रैक्टिस बनेगी, तो एग्जाम में आप ये 2 राउंड मेथड बहुत अच्छे से लगा पाओगे। और अब मैं आपके सामने जो स्टेटिस्टिक्स दिखाने वाला हूँ, आप खुद हैरान रह जाओगे कि कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। सोचिए, अगर मुझे बताओ, अगर एक बच्चा जो बिना किसी, 2 बच्चे हैं जिनका एग्जाम नॉलेज लेवल एग्जैक्टली सेम, नॉलेज लेवल वही है, उन्हीं सर से पढ़े हैं, वही सारी शीट करी है, सब कुछ वही कर रहा है, उतनी मेहनत करी है, लेकिन पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका अगर अलग अलग है, तो सोच के बताओ, क्या पक्की बात है एक सब्जेक्ट में कम से कम 4 क्वेश्चन का डिफरेंस तो आएगा? ईच सब्जेक्ट 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आएगा, मानते हो? 4 क्वेश्चन का डिफरेंस एक सब्जेक्ट में, यानी कि टोटल पेपर 1 में 12 क्वेश्चन का डिफरेंस आएगा। और एडवांस में तो 2 पेपर होते हैं, यानी कि ओवरऑल 24 क्वेश्चंस का डिफरेंस आ जाएगा। और एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का भी होता है तो यानी कि 72 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। और आपको पता है आईआईटी जैसे एग्जाम में एक एक मार्क पर 200 रैंक स्लाइड होती है, किसी अपने सीनियर स्टूडेंट से पूछ के देखना जिसने एग्जाम दे रखा हो, 200 रैंक मिनिमम स्लाइड होती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, करीब करीब 15,000 रैंक का डिफरेंस आ गया, सिर्फ इस बात से कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका किसका कैसा है। सोचो, आपके आईआईटी के अंदर और बाहर जाने तक का डिफरेंस आ गया सिर्फ इस बात से कि पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका कैसा है। ये आपके सामने मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस लेके आता है। मैं जब आईआईटी में था तो उस टाइम पर शिव खेड़ा जी की एक सेमिनार मैंने कंडक्ट करवाई थी, आई वाज द कल्चरल सेक्रेटरी। तो उनकी एक बात मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले होते हैं अलग चीज नहीं करते, चीजें वही है ना यार, कॉन्सेप्ट वही है, थ्योरी वही है, नोट्स वही है, पढ़ाने वाले वही है, शीट वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ करने का तरीका अलग होता है, और वो आपको बाकी भीड़ से अलग करता है। और आईआईटी का एग्जाम इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम द क्राउड। लाखों बच्चे देते हैं, और फाइनली आप जब टॉप 10,000 में आपको आना होता है उन प्रेस्टिजियस कॉलेजेस के अंदर एंटर करने के लिए, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आई होप मैंने आज का टाइम अपनी तरफ से आपको इन्वेस्ट किया है, फंक्शंस को छोड़ के, आईटीएफ को छोड़ के, मैथ्स को छोड़ के, इस चीज के लिए। आई रियली होप कि आप इस चीज को समझोगे, इसकी प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे, बिकॉज ये चीज मैं बार बार नहीं बताऊंगा। दिस इज अ गोल्ड माइन जो आपको हमेशा खुद से ध्यान रखनी है। ये एक सिंगल जो पेज है, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आपने ध्यान से सुना है, और आने वाले टाइम में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर आप सब ये करोगे। सो विद दिस अब अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का। अब आपको करना ये है कि